दोस्तों, दुनिया का बेहद ताकतवर और अमीर देश जर्मनी संयुक्त राष्ट्र के गुप्त मतदान के अंदर एक छोटे से देश के हाथों करारी शिकस्त खा गया है। चाइना ने एक इस्लामिक गठबंधन का इस्तेमाल करके अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और यहीं से दोस्तों सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जर्मनी की हार क्या भारत के लिए बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। यूएन के अंदर क्या दुनिया की तेजी से उभरती हुई ताकत यानी भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है, क्योंकि ये केवल वोटिंग नहीं है, ये पर्दे के पीछे चल रहा एक ऐसा कूटनीतिक युद्ध है जो तय करेगा कि आने वाले दशक के अंदर दुनिया पर किसका राज होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश। और दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि वैश्विक मंचों के ऊपर फैसले केवल पैसे और पावर से हो जाते हैं, तो आज आपको जियोपॉलिटिक्स की उस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जो मुख्य धारा के मीडिया के अंदर बिल्कुल गायब है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आगामी चुनाव की, जो जून 2027 को होने वाले हैं। भारत ने 2028-29 के अपने 9वें कार्यकाल के लिए अपनी कमर कस ली है और एक बेहद आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार भारत का मुकाबला केवल एक देश से नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी अंतरराष्ट्रीय लॉबी से होने वाला है। दोस्तों, एशिया से इस एक सीट के लिए भारत के सामने ताजिकिस्तान खड़ा है, जिसे 57 मुस्लिम देशों वाले OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का खुला सपोर्ट हासिल हो चुका है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या भारत के लिए ये चुनाव उतना ही आसान होगा जितना बाहर से दिखाई दे रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए दोस्तों हमें यूएनएससी के उस जटिल चक्रव्यूह को समझना होगा जहां बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। दोस्तों, यूएनएससी के ढांचे को समझना कोई आम बात नहीं है। पूरी दुनिया को संयुक्त राष्ट्र ने 5 क्षेत्रीय समूह के अंदर बांट रखा है। इसके अंदर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप और साथ ही दूसरे देशों का समूह भी शामिल है, जिसे WEOG यानी कि वेस्टर्न यूरोप और अदर ग्रुप भी कहते हैं। दोस्तों, इस WEOG समूह में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजराइल जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। अगर दोस्तों हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पूर्वी यूरोप का समूह आज भी हमें शीत युद्ध के उस दौर की याद दिलाता है जब दुनिया 2 ध्रुव के अंदर बटी थी। वहीं यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप, जिसे P5 भी कहा जाता है, उसके अंदर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया और चाइना शामिल हैं। दोस्तों, ये वो देश हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजयी मित्र देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन असली खेल उन 10 अस्थायी सदस्यों के चुनाव के अंदर होता है, जिसके अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA हर 2 साल के लिए चुनती है। दोस्तों, इसके अंदर अफ्रीका से 3, पूर्वी यूरोप से 1 और एशिया, लैटिन अमेरिका और WEOG से 2 सदस्य आते हैं। दोस्तों, हर साल 5 चुने हुए सदस्य रिटायर होते हैं, जिससे रोटेशन की ये जटिल प्रोसेस चलती रहती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान अभी एशिया से 2025-26 के कार्यकाल के लिए यूएनएससी का सदस्य है, जबकि बहरीन का कार्यकाल 2027 के अंदर खत्म होने जा रहा है। दोस्तों, 2027 के अंदर किर्गिस्तान पाकिस्तान की जगह लेगा और 2028 तक सदस्य बना रहेगा। इसके बाद में 2028-29 के कार्यकाल के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच में जो महामुकाबला होने जा रहा है, उसकी बिसात अभी से बीत चुकी है। बाहर से देखने पर भारत की विशाल इकोनॉमी, G20 की सफल अध्यक्षता और बढ़ती हुई साख को देखते हुए ताजिकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पक्की लगनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यूएन के गुप्त मतदान में जो खेल होता है वो दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिकारों के भी पसीने छुड़ा देता है। अगर आपको लगता है कि कूटनीति के अंदर हमेशा ताकतवर की जीत होती है तो जरा जर्मनी की हालत देख लीजिए। दोस्तों, ये भारत के लिए सबसे बड़ा वेकअप कॉल है। जर्मनी जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर सबसे बड़ा आर्थिक योगदान देने वाले देशों में गिना जाता है और जो यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का सबसे प्रबल दावेदार है, उसे एक बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, जर्मनी हर 7वें या 8वें साल यूएनएससी की सदस्यता के लिए पूरी ताकत लगाता है। उसने आखिरी बार 2019-20 के अंदर अपनी सेवाएं दी थी। लेकिन दोस्तों, जब पश्चिमी देशों के WEOG समूह में 2 सीटों के लिए 3 तरफा मुकाबला हुआ
तो पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया जैसे छोटे देशों ने जर्मनी को पूरी तरह से पछाड़ दिया। आखिर जर्मनी जैसे ताकतवर देश के साथ में ऐसा क्या हुआ है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया है? क्योंकि दोस्तों ये चुनाव गुप्त मतदान यानी कि सीक्रेट बैलेट के जरिए हुआ, लिहाजा कागज पर कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों के अंदर ये बात साफ है कि गजा के अंदर इजराइल के युद्ध पर जर्मनी के एक तरफा रुख को लेकर के ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील और गरीब देशों के अंदर भारी असंतोष पनप रहा था। इस गुस्से ने दुनिया के छोटे देशों को एक बड़े और ताकतवर देश के खिलाफ एकजुट कर दिया। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि अब केवल पैसे और पुराने संबंधों के दम पर यूएनएससी के चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों असली जियोपॉलिटिकल भूकंप तो एशियाई ग्रुप के अंदर आया है, जहां एक ऐसा खेल खेला गया है जिसकी भनक अमेरिका को भी नहीं लगी। दोस्तों एशियाई ग्रुप के अंदर किर्गिस्तान ने फिलीपींस को करारी मात दे दी। ये कोई आम चुनाव नहीं था। फिलीपींस को अमेरिका का पूरा सपोर्ट हासिल था और आसियान कंट्रीज की लॉबी उसके पीछे खड़ी थी। इसके बावजूद किर्गिस्तान को डाले गए 191 वोटों में से 142 वोट मिले। उसने 127 वोटों के 2/3 बहुमत के जादुई आंकड़े को बहुत आसानी से पार कर लिया। दुनिया हैरान थी कि फिलीपींस जैसा मजबूत उम्मीदवार कैसे हार गया। तो दोस्तों इसका जवाब चाइना की उस खुफिया कूटनीति के अंदर छिपा है जिसने 50 से ज्यादा सदस्यों वाले ओआईसी ग्रुप के साथ मिलकर के किर्गिस्तान के पक्ष के अंदर ऐसा माहौल बनाया कि वेस्टर्न कंट्रीज का पूरा गणित फेल हो गया। दोस्तों ये सिलसिला यही नहीं रुका। यूएनजे की अध्यक्षता के लिए हुए चुनाव के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने साइप्रस के उम्मीदवार को हरा दिया। दोस्तों इन तमाम घटनाओं ने एक नया ग्लोबल ट्रेंड सेट कर दिया है। हालांकि मध्य एशिया से किर्गिस्तान की जीत ने भारत के लिए कूटनीतिक रूप से रास्ता थोड़ा साफ जरूर किया है, लेकिन जर्मनी की हार और किर्गिस्तान की जीत ने भारत के नीति निर्माताओं को यह साफ संदेश दे दिया है कि केवल अपनी पुरानी साख पर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। भारत को एक बेहद मजबूत और ग्लोबल आक्रामक कैंपेन की जरूरत है। और खुशी की बात यह है कि मोदी सरकार की रणनीतिक टीम ने इस खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था। इतिहास गवाह है कि भारत ने पहले भी ऐसे कूटनीतिक चमत्कार किए हैं। अगर हम 2010 के यूएनएससी चुनाव की बात करें तो उस वक्त भारत के सामने कजाकिस्तान के रूप में एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी, लेकिन भारतीय कूटनीति ने तब ऐसा बैक चैनल दाव चला था कि कजाकिस्तान खुद ब खुद अपनी उम्मीदवारी को 2017-18 के लिए टालने पर राजी हो गया। दोस्तों उस समय भारत का चुना जाना तय हो गया था, लेकिन भारतीय राजनीतिकों ने दुनिया भर के अंदर ऐसी आक्रामक लॉबिंग की कि भारत को चुनाव के अंदर रिकॉर्ड 187 वोट मिले। ये आंकड़ा केवल एक चुनाव की जीत नहीं था, बल्कि ये यूएनएससी के अंदर भारत की परमानेंट सदस्यता के लिए पूरी दुनिया की मौन स्वीकृति का सबसे बड़ा प्रमाण था। दोस्तों अब 2028-29 के कार्यकाल के लिए भारत के सामने ताजिकिस्तान खड़ा है। ताजिकिस्तान को ओआईसी का सपोर्ट मिलना भारत के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बन सकता है। लेकिन दोस्तों भारत ने इस बार रक्षात्मक रूप अपनाने के बजाय एक बेहद आक्रामक और सुनियोजित रणनीति तैयार की है। भारत इस कूटनीतिक युद्ध को जीतने के लिए 5 ऐसे मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है जिसने चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज दोनों की नींद उड़ा दी है। लिहाजा दोस्तों इन रणनीतियों का जरा एनालिसिस करें तो भारत की पहली और सबसे आक्रामक रणनीति है शांति अभियान का लॉन्च होना। दोस्तों चुनावी साल से लगभग 1 साल पहले ही 14 जुलाई 2026 के टाइमलाइन को लक्ष्य बनाते हुए भारत ने न्यूयॉर्क के अंदर अपने आधिकारिक अभियान का बिगुल फूंक दिया है। इसे शांति यानी कि सेक्यूरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी का नाम दिया गया है। ये केवल एक नारा नहीं है, ये दुनिया के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज है। भारत इसके जरिए स्पष्ट कर रहा है कि वो केवल एक कुर्सी नहीं मांग रहा, बल्कि वो मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, पीस कीपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मानवीय उपयोग जैसे असल मुद्दों के ऊपर दुनिया का नेतृत्व करने आ रहा है। भारत का दूसरा मास्टर स्ट्रोक है अफ्रीका पर विशेष फोकस। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर अफ्रीकन ग्रुप सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसके पास में 54 वोट हैं। भारत ये अच्छी तरीके से जानता है कि केवल बायलैटरल टाइज यानी द्विपक्षीय संबंधों से चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। लिहाजा भारत ने अफ्रीकन यूनियन यानी एयू के साथ में अपने संबंधों को एक महाद्वीपीय स्तर पर मजबूत किया है। G20 शिखर समिट के अंदर मोदी सरकार ने जिस तरह से कूटनीतिक ताकत दिखा करके अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी मेंबर बनाया है, वो अब भारत के लिए सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड साबित हो रहा है।
दोस्तों अफ्रीकी देश अब भारत को एक भरोसेमंद बड़े भाई के रूप में देखते हैं, जो पश्चिमी देशों के विपरीत उनका शोषण नहीं बल्कि उनका साथ देता है। भारत की तीसरी दोस्तों रणनीति है ग्लोबल साउथ के निर्विवाद नेता की छवि। जर्मनी की हार का सबसे बड़ा कारण ग्लोबल साउथ की नाराजगी थी। भारत ने बहुत ही चतुराई से इस खाली जगह को भर दिया है। आज भारत खुद को छोटे देशों, द्वीप राष्ट्रों और विकासशील दुनिया की सबसे मुखर आवाज के रूप में पेश कर रहा है। जब P5 देश अपने वीटो पावर के अहंकार के अंदर डूबे हैं, तब भारत खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और फर्टिलाइजर्स की निर्बाध सप्लाई जैसे उन मुद्दों के ऊपर काम कर रहा है जो इन छोटे देशों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। अब दोस्तों जो चौथी रणनीति है वो सबसे दिलचस्प है, जो सीधे तौर पर ताजिकिस्तान और OIC के प्रभाव को काटने के लिए है। ये सच है दोस्तों, ये सच है कि ताजिकिस्तान के पास में 57 मुस्लिम देशों के OIC का सपोर्ट है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का एक नियम है जो सारा खेल बदल देता है। संयुक्त राष्ट्र के अंदर OIC का समर्थन बाइंडिंग यानी कि बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि यहां सीक्रेट बैलेट के जरिए गुप्त मतदान होता है। भारत ने सऊदी अरेबिया, UAE, मिस्र और ओमान जैसे पावरफुल अरब कंट्रीज के साथ में अपने आर्थिक, रणनीतिक और रक्षा संबंधों को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है, वो इस वोट बैंक के अंदर बहुत बड़ी सेंध लगा रहा है। दोस्तों जब गुप्त मतदान की बारी आएगी तो कई प्रमुख इस्लामिक कंट्रीज अपने राष्ट्रहित और भारत के साथ में अपने अरबों डॉलर के ट्रेड को देखते हुए ताजिकिस्तान के बजाय भारत के फेवर में वोटिंग करेंगे। दोस्तों भारत की 5वीं स्ट्रेटजी है मल्टीलेटरल फोरम्स का जबरदस्त और आक्रामक इस्तेमाल। भारत आज ब्रिक्स, क्वाड, SCO और ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मंचों का एक अहम स्तंभ है। भारत इन सभी मंचों का इस्तेमाल केवल इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका से लेकर के पूर्वी यूरोप तक अपने पक्ष में लॉबिंग करने के लिए कर रहा है। जहां एक तरफ क्वाड के जरिए प्रशांत महासागर के देशों को साधा जा रहा है, वहीं ब्रिक्स और SCO के जरिए यूरेशिया और लैटिन अमेरिका के अंदर कूटनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। दोस्तों अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर कुछ भी पहले से तय नहीं होता है। हो सकता है कि 2010 की तरह बैक चैनल कूटनीति के जरिए ताजिकिस्तान को अपना दावा वापस लेने के लिए मना लिया जाए, लेकिन दोस्तों अगर बात सीधी टक्कर और वोटिंग तक पहुंचती है तो भारत पूरी तरह से तैयार है। जर्मनी की हार ने भले ही वेस्टर्न कंट्रीज को डरा दिया हो, लेकिन दोस्तों भारत ने अपने शांति अभियान और ग्लोबल साउथ के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ के दम पर एक ऐसा अभेद्य कूटनीतिक किला तैयार कर लिया है जिसे भेद पाना किसी भी देश या संगठन के लिए लगभग असंभव है। जून 2027 के अंदर होने वाले ये चुनाव केवल 2 साल के कार्यकाल की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इस बात का ऐलान होगा कि भविष्य की विश्व व्यवस्था के अंदर भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। दुनिया का शक्ति संतुलन बदल रहा है और इस बार भारत इस बदलाव का मूक दर्शक नहीं बनेगा बल्कि सबसे बड़ा सूत्रधार बनने वाला है। अब दोस्तों इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।